डिफरेंट चैप्टर लाइव प्रोसेस, जिसके डिफरेंट टॉपिक्स को आपने डिस्क्राइब फॉर्म पे अलग अलग वीडियो में देखा है। आज हम उसको समराइज़ कर रहे हैं। तो जैसे पहला टॉपिक था आपका न्यूट्रिशन, तो क्वेश्चन बन जाता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप लिखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डिफाइन करने को आता है तो आप लिख देंगे ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल टू मेक देयर फूड और कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। मोस्टली ग्रीन प्लांट्स आते हैं। आप याद रखना ऑटोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो आप कीमो ऑटोट्रॉप्स के बजाय फोटोसिंथेसिस या फोटो ऑटोट्रॉप्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके प्लांट्स में या क्लोरोफिल के प्रेजेंटेशन पे सनलाइट के जरिए फूड सिंथेसाइज करना, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब डिफाइन करने को आएगा, अच्छे से लिखिएगा इसको। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Making up food by green parts of the plant in presence of sunlight, utilizing up carbon dioxide and water are called photosynthesis। तो याद रखना रॉ मटेरियल में आप क्या कह देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका इक्वेशन पूछा जाएगा तो आप 6CO2 6H2O करके इस इक्वेशन को कंप्लीट कर देना, जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्म होगा प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये चैप्टर में आपको कंप्लीट मिलेगा। अब देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ग्रेना में आकर होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में आकर होता है। तो ये एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे आकर होती है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट या जिसको हम प्लास्टिड्स कहते हैं उसमें होती है। तो लाइट रिएक्शन में ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसी को कहा जाता है फोटोलिसिस। डिफाइन हो जाता है व्हाट इज फोटोलिसिस। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, जिसको हम कार्बन एसिमिलेशन कहते हैं। एज इट इज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स और डायरेक्टली ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली एनिमल्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, और एनिमल्स को अब फिर डिस्क्राइब किया जाता है जो डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं, वो हर्बीवोरस। जो प्लांट्स के साथ साथ एनिमल को भी खा लेते हैं, स्मॉल एनिमल को खाते हैं, उनको कहते हैं ओमनीवोरस। प्लस जो केवल एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं उनको कहा जाता है कार्निवोरस। तो हमसे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अमीबा का न्यूट्रिशन पूछा जाता है और ह्यूमन बींग का। तो अमीबा के न्यूट्रिशन को आप 5 मार्क्स को प्रिपेयर कर ली हैं विद डायग्राम। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में जो स्टेप्स होते हैं इंजेशन से लेकर इजेशन तक की आपको कंप्लीट बताना होगा। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। ये डिफरेंट पार्ट्स में केवल इंपॉर्टेंट वे पे आप एंजाइम्स को याद रख लेंगे। जैसे माउथ में सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। स्टोमक में पेप्सिन रिलीज होता है, तो आपसे एंजाइम्स नेम पूछा जाएगा बता देंगे। बाइल जूस जो लीवर से सीक्रेट होता है, जो इमल्सिफिकेशन का काम करता है और इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। स्टोमक में HCl रिलीज होता है और HCl का फंक्शन पूछा जाता है, तो आप HCl का फंक्शन बता देंगे। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, जो फूड के साथ जर्म्स आ जा रहते हैं उनको कील करना। देखिए न्यूट्रिशन डिफरेंस पूछेगा, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप्स बता देना। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछेगा तो आप बता सकते हैं। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन रेयरली पूछा जाता है, फिर भी आप बता देना ग्रेना में आकर होता है, स्ट्रोमा में आकर होता है। इसमें ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसमें कार्बन एसिमिलेशन होता है। HCl का फंक्शन, माउथ में बैड स्मेल आने का रीज़न या टूथ डिकेइंग का रीज़न, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेयरली पूछा जाता है डेंटल फार्मूला। तो आप याद रखना ह्यूमन बींग हेट्रोडोंट्स होते हैं, जिनका डेंटल फार्मूला में आप 2 1 2 2 इंटू 2 करके आप बता सकते हैं, या 2 1 2 3 इंटू 2 अपॉन 2 1 2 3 करके बता सकते हैं। ये एडल्ट का और यंग वन का डेंटल फार्मूला को रिप्रेजेंट्स करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज एक कैटाबोलिक प्रोसेस हो जाएगा, उसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछा जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस बेस पे आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इसका भी इक्वेशन आपके पास कंप्लीट रहना चाहिए। मोस्टली रेस्पिरेशन 2 स्टेप में कंप्लीट बताएंगे हम। एक तो इनटेक एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, और जो ऑक्सीजन उस ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू आई है उसका यूटिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, और थ्रू आउट ऑफ फाउल एयर फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। इसमें भी डिफरेंस पूछा जाता है। याद रखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ह्यूमन बींग्स का
हम या तो माउथ से ब्रीदिंग करते हैं या नोस्ट्रिल या नोज के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, तो उसका पाथवे पूछा जाएगा। तो नोस्ट्रिल, देन नेसल पैसेज, या माउथ से करेंगे तो माउथ, बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स कॉमन पाथवे हो जाएगा, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंचियोल्स, फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जिसको हम ह्यूमन बींग्स के लिए वर्ड यूज़ कर देते हैं लंग्स, और लंग्स के रेस्पिरेटरी यूनिट का नाम होता है एल्वियोली, जो नियर अबाउट 1.2 मिलियंस प्रेजेंट्स होती है, जो 110 मीटर स्क्वायर मीटर एरिया प्रोवाइड कर जाती है लंग्स को एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है। फिर यहाँ से ये ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है जिसको हम कह देते हैं पायरुविक एसिड या पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, उसी को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। तो रेस्पिरेशन में डिफरेंस को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन को दिया जाता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को दिया जाता है, और व्हाट इज एल्वियोली पूछा जाता है तो आप बता देना। फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एल्वियोली, या इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लंग्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस और कॉल्ड एल्वियोली। और एल्वियोली के सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बिछा होता है, और इसी में ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर चल जाती है, CO2 बाहर आ जाती है, और CO2 एक्सपायर हेल या एक्सेलेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में चल जाती है, और ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई या ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इस दोनों टॉपिक के लिए याद रखना होलोजोइक न्यूट्रिशन का डिफरेंट पूछा जाता है। तो ह्यूमन बीइंग और अमीबा दोनों होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक का मतलब ही होता है एक प्रॉपर वे से इंडेक्ट करना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके अलावा इससे थोड़ा सा डिफरेंस पूछा जाएगा। पैरासाइट जो रेडीमेड फूड डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं आर कॉल्ड पैरासाइट, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स लेते हैं उनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स और सेप्रोजोइक। यहाँ पे मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यदि पूछा जाता है ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक के अलावा तो बताना। एन ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज हेटरोट्रॉप आर कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक। इसका एग्जांपल पूछेंगे तो यूग्लिना बता देना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब बॉडी में जो फूड आया हुआ है या रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन आई हुई है उसका डिफरेंट पार्ट में पहुंचना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट में जाइलम और फ्लोएम दो एलिमेंट्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स जो रूट्स एयर के थ्रू एब्जॉर्ब हुए रहते हैं, रूट के थ्रू एरियल पार्ट में पहुंचना, दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। और लीव्स में जो प्रिपेयर फूड होता है उसको डिफरेंट पार्ट में जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ पूछा जाएगा, एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन। अब ये ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके लिए एक टर्म आता है ट्रांसपिरेशन। तो सिंपल वे पे वाटर का वेपर फॉर्म पे एरियल पार्ट से मोस्टली स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जब वाटर मूव करता है तो एक पुल क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। या आप टॉपिक में देख लेंगे, बहुत अच्छे से बताया गया है। और इसको डिक्सन एंड जॉली ने बताया था कि ट्रांसपिरेशन पुल या एसेंट ऑफ सैप प्रोसेस कैसे होती है। और ट्रांसलोकेशन मंच की हाइपोथेसिस थी, वो सिंपल सा ओस्मोसिस की तरह। नॉर्मल ओस्मोसिस नॉर्मल वेव हम देखते हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट करता है, बट यहाँ पे सॉल्यूट्स जो डिजॉल्व फॉर्म पे है वो ट्रांसलोकेट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में याद रखेंगे 3 ऑर्गन नेसेसरी होते हैं। हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन है जिसमें ब्लड दौड़ता है, ब्लड वेसल जिनको हम आर्टरी वेंस और कैपिलरीज कहते हैं, और जो दौड़ता है ब्लड एंड लिम्फ। तो ये तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ब्लड एंड लिम्फ में डिफरेंस बताना है पहले। तो ब्लड और लिम्फ को कह देना कलरलेस ब्लड, जिसमें आरबीसी नहीं होती, जिसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड वेसल्स 3 तरह की बताएंगे, आर्टरीज, वेंस, और उनका नेटवर्क जो होता है जो आपस में जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज और वेंस में डिफरेंस पूछा जाएगा, आपके पास अवेलेबल है। थिकर होती हैं, थिनर होती हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व एब्सेंट होते हैं, हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। ये मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं और ये कलेक्ट का काम करती हैं। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है जो 4 चैम्बर हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है, और हार्ट रिदेमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। रिदेमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। मतलब 2 स्टेप हो गई, कॉन्ट्रेक्शन दैट इज कॉल्ड सिस्टोल, रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल कंडीशन पे ये प्रेशर क्रिएट करता है, उसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो नॉर्मल पर्सन पे 120/80 होता है। जो सिस्टोलिक प्रेशर है 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको मेजरमेंट करने के लिए अपरेटस का नाम पूछा जाएगा, तो स्फिग्नोमेनोमीटर कह देना। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर में एक दूसरे चैम्बर से ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन को बैक फ्लो रोकने के लिए वॉल्व प्रेजेंट्स होते हैं। ये वॉल्व के नाम पूछा जाता है, ट्राइकस्पिड बॉल, बाइकस्पिड बॉल, सेमिलूनर बॉल। और ये बॉल जब बंद होते हैं तो साउंड होता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट साउंड, जो लब एंड डब फॉर्म पे आता है, लब डब एंड लब डब लब।
डबल सर्कुलेशन ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है। हायर ऑर्गेनिज्म पे हाई इफिशियंसी से एनर्जी चाहिए, इसके लिए हायर अकाउंट में या हायर अमाउंट पे ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है। तो हार्ट में एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है जो पूरी बॉडी में जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है और फिर से प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है। तो ये दो डबल सर्कुलेशन बन जाता है। इसको हम कह देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें लंग्स में जाके प्योर ऑक्सीजनेटेड होकर आता है, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका पाथवे ये भी इंपॉर्टेंट है, पाथवे जरूर पूछा जाता है। लास्ट टॉपिक आ जा रहा है एक्सक्रीशन। तो बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज से जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस या जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता है उनको बॉडी से रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन में दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एसेसरी और इसेंशियल। एसेसरी ऑर्गन जैसे लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड सेल कर जा रही है, सलाइवा, स्टोमक, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, ये सब भी सम अमाउंट्स को एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। बट नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल को रिमूव करना दैट इज कॉल्ड इसेंशियल, और नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल हमारी बॉडी में किडनी के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बार बार पूछा जाता है। इसकी फंक्शनल यूनिट याद रखेंगे नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का डायग्राम भी बनाना पड़ता है। अब नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल किस फॉर्म पे निकलता है, रेयरली पूछा जाता है। अमोनिया फॉर्म पे निकल रहा है तो एमिनोटेलिज्म, यूरिया फॉर्म पे निकल रहा है तो यूरियोटेलिज्म, यूरिक एसिड फॉर्म पे रिलीज हो रहा है तो यूरिकोटेलिज्म, या एमिनो एसिड्स फॉर्म पे निकल जा रहा है तो एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म अमोनिया फॉर्म पे निकलते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूरिया के फॉर्म पे एक्सेल करते हैं, और जो बर्ड्स या रेप्टाइल्स मोस्टली यूरिक एसिड फॉर्म पे एक्सेल करते हैं। बॉडी की यदि किडनी नॉर्मल वे फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, या नेफ्रॉन धीरे धीरे नेफ्राइटिस या फंक्शनलेस होने लग जाते हैं, तो उस समय पर्सन को उसकी बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करने के लिए या अनवांटेड मटेरियल रिमूव करने के लिए एक सपोर्टिंग किट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। इसमें बॉडी से पूरा ब्लड बाहर निकाला जाता है, रिस्ट आर्टरी से बॉडी टेम्परेचर से 0 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है, फिर एंटी हिपेरिन डाल दिया जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाने के बाद डायलाइजिंग चैम्बर से रिटर्न उसको आर्टरीज के थ्रू वापस रिस्ट आर्टरी के थ्रू बॉडी में इनपुट कर दिया जाता है। प्लांट में एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के नाम आप इसमें याद रख लेना।